Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चौथे चैप्टर स्क्लेटल सिस्टम का पार्ट 2। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। पहला फंक्शन पीसीटी। पीसीटी में सिंपल, क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की सेल होती है जो रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इसी भाग से होता है, यानी कहा जाए कि तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। बॉडी फ्लूइड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यह हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट में सेलेक्टिव सिक्रेशन कराती है और फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन कराती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फंक्शन यानी हेनलेज लूप। इसकी असेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। इसका मुख्य कार्य मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना है। इसकी डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है, इसलिए जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस लिम्ब के नीचे जाता है या कंसंट्रेट हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली या पैसिवली होता है, इसलिए जब कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट इस लिम्ब से ऊपर जाता है तो यह डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मेडुलरी फ्लूइड में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा फंक्शन डीसीटी। इस सेगमेंट में वाटर एंड सोडियम आयन का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसमें बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है तथा ब्लड के पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन का सिलेक्टिव सिक्रेशन कराती है। अब हम चौथा फंक्शन बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी डक्ट होती है जो कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला के इनर पार्ट तक फैली होती है। यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता है। इस सेगमेंट में यानी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया की थोड़ी मात्रा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है जिससे इसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन रहती है। ब्लड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सिक्रेशन करती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, डेट इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म। जो मैमल्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन यूरिन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। हेनलेज लूप और वासा रेक्टा इसके लिए अहम भूमिका निभाते हैं। हेनलेज लूप की दोनों लिम्ब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए काउंटर करंट बनता है। सेम वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए काउंटर करंट बनता है। हेनलेज लूप की और वासा रेक्टा के बीच की जो प्रॉक्सिमिटी होती है उसमें काउंटर करंट इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ती है और ऑस्मोलिटी को मेंटेन करती है। डेट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन मेडुला। यह ग्रेडियंट NaCl और यूरिया के कारण से होता है। हेनलेज लूप की असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आता है जो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो जाता है। वासा रेक्टा की असेंडिंग पोर्शन द्वारा NaCl इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह यूरिया जो हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब थिन सेगमेंट में प्रवेश करती है वह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल द्वारा इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट होकर वापस आ जाती है। ऊपर डिस्क्राइब किए गए पदार्थों का ट्रांसपोर्ट हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के स्पेशल मेम्ब्रेन की सहायता से होता है, इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यह मैकेनिज्म मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का कार्य करती है। मनुष्य की किडनी शुरुआत में बने फिल्ट्रेट से लगभग 4 गुना कंसंट्रेट यूरिन बना सकती है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन का सफल मॉनिटरिंग और रेगुलेशन हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इसमें हाइपोथैलेमस, JGA और कुछ सीमा तक हार्ट भाग लेते हैं। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की तो हमारे शरीर में ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड और आयनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस होने से ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
जब बॉडी से फ्लूइड का अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है तो बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोपेरेसिन के सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं। यह हार्मोन्स रीनल ट्यूब्यूल के पिछले भाग से जल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसके द्वारा डायूरेसिस रुक जाती है। डायूरेसिस यूरिन के द्वारा जल का अधिक निकलना। जब शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं और एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। एडीएच ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके किडनी के कार्य को प्रभावित कर देता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है और फिर इसके द्वारा जीएफआर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें जेजीए सेल की तो यह एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल निभाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अथवा जीएफआर के कम होने से जेजीए सेल की जो जेजी सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इनमें से रेनिन निकलता है। रेनिन ब्लड में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट तथा फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देती है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इसके द्वारा जीएफआर भी बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है, जिससे एल्डोस्टेरॉन निकलता है। एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल भाग से सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, इसलिए इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। यह जीएफआर और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रॉस सिस्टम कहते हैं। हम बात करें हार्ट के तो हार्ट के आर्टरियल से ब्लड फ्लो बढ़ने पे एएनएफ रिलीज होता है। एएनएफ वैसोडाइलेशन काज करता है, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एएनएफ मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकता है। के बारे में मैच्योरेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ यूरिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री सिग्नल के आने तक नेफ्रॉन द्वारा बनी यूरिन यूरिनरी ब्लडर में आकर स्टोर होती रहती है। यूरिन से भरे यूरिनरी ब्लडर में स्ट्रेच होने से यह सिग्नल शुरू हो जाते हैं और जवाब में ब्लडर की दीवार में उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर मैसेज आगे बढ़कर ब्लैडर की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन और साथ साथ यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर का रिलैक्सेशन शुरू कर देता है। इससे यूरिन रिलीज हो जाती है। यूरिन के रिलीज करने के प्रोसेस को मैच्योरेशन कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व होने वाली न्यूरल मैकेनिज्म को मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक एडल्ट मनुष्य एक दिन में एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। यूरिन हल्के पीले रंग का वाटरी फ्लूइड है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका pH 6 होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है। यूरिन के एनालिसिस करके हम कई तरह के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर और किडनी के मॉल फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी का पाया जाना, कीटोनूरिया की उपस्थिति डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करती है। हम बात करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन की। किडनी के अलावा लंग्स, लीवर और स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में सहायता करती है। लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, रिमूव सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। यह बाइल कंटेनिंग पदार्थ जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स का सिक्रेशन करती है। इसमें अधिकतर पदार्थ के अंत में डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। स्किन इसमें पाए जाने वाले स्वेट और सीवेसियस ग्लैंड निर्धारित पदार्थों को अपने सिक्रेशन के द्वारा निकाल सकती है। अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड की तो इससे बनने वाला स्वेट एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें NaCl की कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि पाए जाते हैं। यद्यपि स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो बॉडी सरफेस की कूलिंग करता है, लेकिन यह कुछ ऊपर दिए गए वेस्ट को भी निकालने में सहायता करता है। अगर हम बात करें सेबेसियस ग्लैंड की, इसमें निम्न पदार्थ पाए जाते हैं जैसे स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स आदि को सीबम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसका सिक्रेशन स्किन को प्रोटेक्टिव वायली कवरिंग देता है। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी के प्रॉपर कार्य न करने के कारण ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया बहुत ही नुकसानदायक होता है या किडनी को फेल कर सकता है। ऐसे पेशेंट में हीमोडायलिसिस के द्वारा यूरिया को रिमूव करते हैं। हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड कन्वीनियंट आर्टरी से निकालकर डायलाइजिंग यूनिट में पंप किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं।
ब्लड को किसी सुविधाजनक आर्टरी से बाहर निकालते हैं और इसमें एंटीकोआगुलेंट जैसे हेपेरिन मिलाने के बाद डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। इस यूनिट में क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है। इसके चारों ओर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा के समतुल होता है, सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस को छोड़कर। सेलोफेन ट्यूब पोरस होती है, इसलिए ब्लड जब सेलोफेन ट्यूब से गुजरता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ नाइट्रोजन बेस स्वतंत्रतापूर्वक डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से ब्लड साफ हो जाता है। यह साफ ब्लड में एंटी हेपेरिन मिलाकर एक वेन के द्वारा पुनः बॉडी में भेज दिया जाता है। इस मेथड को पूरे विश्व में पाए जाने वाले यूरेमिक पेशेंट के लिए वरदान है। एक्यूट किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर को ठीक करने की अंतिम विधि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर की किडनी फंक्शनल होनी चाहिए और क्लोज रिलेटिव डोनर को वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि होस्ट का इम्यून सिस्टम इससे कम रिजेक्ट कर सके। अगर हम बात करें रीनल कैल्कुलाई की, तो किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे ऑक्सलेट का स्टोन अथवा इनसॉल्युबल मास का बनना रीनल कैल्कुलाई कहलाता है। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, इसमें किडनी के ग्लोमेरुलाई में सूजन आ जाती है। डियर स्टूडेंट, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के शुरू के 4 चैप्टर अच्छे से रिवाइज किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।